नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा यानी मुश्किल से आती सांस, घुटता दम, खांसते खांसते सीने में दर्द से बुरा हाल। ऐसी बीमारी जिसमें सांस की नली में सूजन, सिकुड़न या ज़्यादा बलगम बनने से सांस लेना दुश्वार। पता नहीं अगली सांस आएगी भी या नहीं। क्या आप जानते हैं कि अपने देश में हर साल अस्थमा के 1 करोड़ से ज़्यादा मामले आते हैं। बीते कई सालों से दिवाली के बाद या पराली जलने के समय अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। कारण एयर पॉल्यूशन से अस्थमा का ट्रिगर होना। और जरा कोविड काल याद कीजिए, इसमें अस्थमा पेशेंट ही सबसे पहले कोरोना की चपेट में आए। फेमस साइंस मैगजीन साइंस न्यूज़ में छपी एक रिसर्च के मुताबिक यदि अस्थमा जेनेटिक नहीं है तो ज़्यादातर मामलों में यह इन्फेक्शन और एलर्जी से ट्रिगर होता है। रिसर्च से यह भी सामने आया कि जिन्हें बचपन में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या जो लोग बहुत ही हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं उन्हें भी अस्थमा का रिस्क होता है। अगर अस्थमा की वजह से सांस लेने में कठिनाई के साथ हार्ट रेट बढ़ जाए, बेचैनी और घुटन महसूस हो तो समझिए ये अस्थमा का अटैक है। ये अटैक अगर कुछ मिनटों में बिना दवा के अपने आप शांत हो जाए तो भी इसे हल्के में ना लें। फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि दोबारा ऐसा अटैक लंग्स डैमेज कर सकता है। अस्थमा का सबसे कॉमन टाइप है ब्रोंकियल अस्थमा, जो क्रोनिक है और लाइफ टाइम इसे दवाओं से मैनेज करना पड़ता है। बहुत से लोग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं लेकिन सीज़न या जगह बदलते ही अस्थमा से परेशान। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो जवाब है एलर्जी। ये एलर्जी डस्ट, पोलिन, पालतू जानवर, एयर पॉल्यूशन, खाने वाली चीज़ें, केमिकल्स, परफ्यूम वगैरह से होती है। और तो और ज़्यादा ठंड या गर्मी भी अस्थमा ट्रिगर कर देते हैं। इसलिए कुछ लोगों का अस्थमा एसी में जाते ही उखड़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि अस्थमा हमेशा एलर्जी और इन्फेक्शन से ही हो। एस्प्रिन जैसी पेन किलर दवाएं भी अस्थमा ट्रिगर कर सकती हैं। रिसर्च से सामने आया कि अस्थमा के कुल पेशेंट्स में 9% को एस्प्रिन जैसी दवाओं से अस्थमा अटैक हुआ। ऐसे केस भी सामने आए जिसमें अस्थमा नेचुरल स्लीप साइकिल बिगड़ने से ट्रिगर हो गया। अस्थमा का एक वेरिएंट और है जिसमें पेशेंट खांसी से परेशान रहता है। इस कॉफ वेरिएंट में लगातार इतनी खांसी कि सो पाना भी मुश्किल। हालांकि इसमें अस्थमा के बाकी लक्षण कम परेशान करते हैं। अगर अस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें। डॉक्टर से मिलें। वे आपकी फिजिकल जांच के अलावा कुछ टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, जैसे चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, स्पुटम स्नोफिल, मेथाकोलाइन चैलेंज और प्रोवोकेटिव टेस्ट। हाँ, एक बात और, ज़रूरी नहीं कि आपको ये सभी टेस्ट कराने पड़े। कई बार 1 या 2 टेस्ट से ही काम चल जाता है। डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट रीज़न और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। आमतौर पर ट्रीटमेंट के 3 तरीके हैं। पहला, क्विक रिलीफ ट्रीटमेंट। इसमें पेशेंट को इन्हेलर और नेबुलाइज़र से तुरंत राहत देते हैं, जिससे उसे मिनटों में आराम आ जाता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशंस। इसमें पेशेंट को रोज़ दवाएं लेनी पड़ती हैं, जिससे अस्थमा कंट्रोल रहे और अटैक का रिस्क कम हो जाए। तीसरा है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। इसमें इलेक्ट्रोड के ज़रिए हीट एयरवेव्स लंग्स में भेजते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल रिलैक्स हो जाए और पेशेंट आसानी से सांस ले पाए। ये तो था अस्थमा का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, लेकिन अस्थमा ठीक करने में दवाओं के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट रोज़ाना दिन में 2 बार 15 से 30 मिनट डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस ले तो लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे और अस्थमा के सिम्टम भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। यदि इसे डेली रूटीन में शामिल करें तो हो सकता है कि अस्थमा से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। अस्थमा अटैक के समय मेडिकल फैसिलिटीज़ से इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। लेकिन हमेशा इमरजेंसी मोड में तो रह नहीं सकते। ऐसे में वे उपाय अपनाने होंगे जिनसे अस्थमा ट्रिगर ही ना हो। इसके लिए डस्ट, पोलिन, स्मेल्स, धुआं, पॉल्यूशन, केमिकल्स, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट यानी बहुत सर्दी या गर्मी से बचें। अगर किसी फूड जैसे मशरूम, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स,
ग्लूटेन इत्यादि से एलर्जी है तो उससे भी परहेज़ करें। स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दें। स्मोकिंग लंग्स के लिए सबसे घातक है। ये अस्थमा तो ट्रिगर करती ही है, साथ ही कैंसर का रिस्क भी बढ़ाती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब है एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाव, यानी अस्थमा का रिस्क कम। वैसे तो आप एलर्जी से बचने के लिए एंटी एलर्जिक शॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है हेल्दी डाइट, यानी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन। मोटापा भी लंग्स का दुश्मन है, इसलिए वजन घटाएं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज से। कभी कभार की गई एक्सरसाइज अस्थमा का रिस्क बढ़ाती है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज लंग्स मजबूत करती है, जिससे अस्थमा का रिस्क घटता है। एक्सरसाइज के साथ डेली 30 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग बूस्टर डोज का काम करती है। स्ट्रेस भी अस्थमा ट्रिगर करता है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ाने वाली स्थितियों से बचें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। अस्थमा पेशेंट्स को हमेशा अपने पास प्रिवेंटिव मेडिसिन्स रखनी चाहिए। अगर लंबे समय से इन्हेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उसका असर कम हो जाए। ऐसे में डॉक्टर से दवा बदलने को कहें। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया है उस पर स्ट्रिक्ट रहें और अपनी मर्जी से दवाएं ना बदलें ना बंद करें। उम्मीद है कि आज की हेल्दी वाइब्स से आपको अस्थमा हैंडल करने में मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।